कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं रेणु मंडल जी द्वारा लिखी गई कहानी चुभन। सौम्या ने गर्म दूध के साथ मुझे और रवि को दवाई दी और बोली, मम्मी आप कहें तो मैं अपनी छुट्टी बढ़ा लूं। नहीं सौम्या, पहले ही तुम्हारी काफ़ी छुट्टियां हो चुकी हैं। वैसे भी तुम्हारे पापा और मैं अब ठीक हैं। तुम निश्चिंत होकर ऑफिस जाओ। सौम्या जाने के लिए मुड़ी तो मेरे मन में भावनाओं का ज्वार सा उमड़ पड़ा। स्नेहवश मैंने उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोली, इन 10 दिनों में तुमने अपने पापा और मेरा कितना ख्याल रखा। अपने आराम की तनिक भी परवाह नहीं की। ईश्वर हर माँ को तुम्हारे जैसी बहू दे और हर बहू को आप दोनों जैसे सास ससुर। सौम्या लाड से बोली। उसका चेहरा आंतरिक खुशी से आह्लादित हो उठा था। सास के मुख से निकले प्रशंसा के शब्द उसके हृदय को तृप्त कर गए। स्नेहिल स्वर में वह बोली, मम्मी मैंने ऐसा अनोखा तो कुछ भी नहीं किया। आप दोनों सिर्फ अंकुर के ही नहीं मेरे माँ बाप भी हैं। आप दोनों का ख्याल रखना मेरा पहला फर्ज है। अब आप आराम कीजिए, शाम को मिलते हैं। सौम्या चली गई। उसके जाते ही रवि बोले, क्या बात है मधु, आज अचानक सौम्या के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम की सरिता क्यों प्रवाहित होने लगी? उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो उठी हो? क्यों, क्या मैं उसे प्यार नहीं करती? उस पर अपनी ममता नहीं लुटाती? मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। करती हो, बेशक करती हो, लेकिन वह स्नेह तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों से उपजा नहीं होता। उसमें बनावटीपन की बू आती है। कहीं इस ममता की वजह वह पैसा तो नहीं जो अब तुम्हें वापस मिल गया है? रवि का कटाक्ष मेरे हृदय को बींधता चला गया। मैं मर्माहत हो उठी। विगत दिनों से मन पर रखा बोझ और बढ़ गया। एक कातर दृष्टि उन पर डाल मैं बेडरूम में चली आई। क्या आवश्यकता थी रवि को यह सब कहने की, जबकि वह भली भांति जानते हैं कि मैं अपनी ही नज़रों में इस कदर शर्मिंदा हूँ कि रातों को ठीक से सो भी नहीं पाती। अपनी ही सोच जब पछतावे का रूप ले लेती है तो हृदय कितना बेचैन रहता है, यह मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। काश मैं स्वयं को अपनी छोटी सोच से मुक्त कर पाती। एक दीर्घ निश्वास भरकर मैंने अपनी आंखें बंद की तो अतीत की स्मृतियां मन के आंगन में उतर आईं। 2 वर्ष पूर्व की ही तो बात है जब अंकुर की जॉब लगी थी और उसके विवाह के लिए रिश्तों की झड़ी लग गई थी। एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली खूबसूरत बहू की आस लिए मैं लड़की को तलाशने लगी थी। एक शाम अंकुर ऑफिस से लौटा तो उसके साथ उसकी फ्रेंड थी। माँ पापा, यह सौम्या है, मेरे ही ऑफिस में है। मैंने और रवि ने सौम्या को हाथों हाथ लिया। हम दोनों की अनुभवी आंखों ने तुरंत भाप लिया था कि सौम्या अंकुर को पसंद है। रात में अंकुर ने मुझसे पूछा, माँ आपको सौम्या कैसी लगी? बिल्कुल अपने नाम के जैसी सौम्य, खूबसूरत। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। ओह माँ, आप कितनी अच्छी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतनी आसानी से तैयार हो जाओगी। अंकुर ने प्रसन्नता से मेरे गले में बाहें डाल दी थीं। अरे लड़की इतनी अच्छी है, उस पर तुम्हारी पसंद की है, फिर मेरे इनकार की भला क्या वजह होगी? मैं मुस्कुरा दी थी। इस बात को अभी 2 दिन ही बीते थे कि पुनः सौम्या को अंकुर के साथ आया देख मैं और रवि चकित थे। सबको कॉफी सर्व करते हुए मैं बोली थी, हमने सोचा था अब तुम अपने घर वालों से हमें मिलवाओगी। आंटी, इससे पहले कि बात आगे बढ़े मैं एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ। मैं तब छोटी ही थी जब मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया था। मम्मी ने टीचिंग करके मेरी परवरिश की। इकलौती बेटी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मैं और अंकुर सदैव मम्मी का ख्याल भी रखें। न सिर्फ फिजिकली बल्कि मैं अपनी सैलरी से हर माह मम्मी को 15,000 रुपये देना चाहती हूँ। यह बात अंकुर भी आपसे कह सकते थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैं अपने मन की बात आपसे खुद ही कहना चाहती थी ताकि मेरे और आपके बीच एक बॉन्डिंग बने, एक मजबूत रिश्ता कायम हो। सौम्या की बातों ने रवि को बहुत प्रभावित किया। वह बोले, बेटी मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता और नजरिए की प्रशंसा करता हूँ। तुम चाहती हो तो ये बात हमसे छिपा भी सकती थी। नहीं अंकल, रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर रखी जानी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। सौम्या, तुम न केवल अपनी मम्मी के प्रति संवेदनशील हो बल्कि तुम्हारी नज़रों में हमारे रिश्ते का भी इतना सम्मान है। यह बात मुझे अभिभूत कर गई। मधु, तुम देखना, एक अच्छी बेटी होने के साथ साथ सौम्या एक अच्छी बहू भी साबित होगी। रवि ने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं मुस्कुरा दी। रात में रवि ने पूछा, मधु आज सौम्या की बातें सुनकर तुम कुछ बोली क्यों नहीं? सच कहूँ रवि, सौम्या की अपनी मम्मी के प्रति परवाह से मैं खुश हूँ।
लेकिन उसका उन्हें हर माह रुपए देना मेरे गले से नहीं उतर रहा। विवाह के बाद लड़की की सैलरी पर उसकी ससुराल वालों का हक होता है, मायके का नहीं। रवि ने हैरत और क्रोध के मिले जुले भाव से मुझे देखा। कैसी बातें कर रही हो मधु? एक ओर तुम आधुनिक होने का दम भरती हो और दूसरी ओर ऐसी पुरानपंथी सोच। मधु, क्या सौम्या को पालने में उसकी माँ को वो तकलीफें नहीं उठानी पड़ी जो हमने अंकुर को बड़ा करते हुए उठाई? बेटी को इंजीनियर बनाने में क्या उसकी माँ की तपस्या और पैसा निहित नहीं है? यह किस किताब में लिखा है कि बेटे के माँ बाप का अपने बेटे और बहू दोनों के पैसे पर हक होगा और बेटी के माँ बाप का किसी पर कोई हक नहीं? अरे आजकल 15,000 रुपए से होता ही क्या है। हाँ, यह पैसा उन्हें मॉरल सपोर्ट जरूर देगा। रवि की ये बातें सुनकर मैंने अनमने भाव से सहमति में गर्दन हिला दी थी। अंकुर और सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। सौम्या ने जल्द ही अपने मृदु व्यवहार से सबका दिल जीत लिया, किंतु मेरे पूर्वाग्रह से ग्रसित मन में यह चुभन सदैव बनी रही कि ससुराल के हक का पैसा सौम्या अपनी मम्मी को देती है। उस वक्त मैं इस सच को भुला बैठी थी कि वक्त और जिंदगी कभी एक से नहीं रहते। सीधी सपाट राहों पर चलते चलते एकाएक मोड़ आ जाते हैं और जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अंकुर और सौम्या का 10 दिनों के लिए सिंगापुर घूमने जाना और इस दौरान रवि और मेरी देहरादून में एक विवाह समारोह में हुई शिरकत। आज सोच रही हूं कि क्या यह नियति द्वारा रचा कोई खेल था। 2 दिन देहरादून में रहकर हम वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी ने ओवरटेक करने के प्रयास में हमारी कार को टक्कर मारी। रवि सड़क पर जा गिरे और बेहोश हो गए। उनके सिर से खून बह रहा था। मुझे भी काफी चोटें आई थी। हादसा इतना अप्रत्याशित था कि मैं संज्ञा शून्य सी बस देखती रह गई थी। लोगों ने तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। रवि का अविलंब ऑपरेशन आवश्यक था। मैंने एक पल गवाए बिना सौम्या की मम्मी कीर्ति जी को फोन किया। एक्सीडेंट दिल्ली के निकट हुआ था, इसलिए उन्होंने आने में देर नहीं लगाई। आते ही उन्होंने हॉस्पिटल की फीस से लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी की। उस समय उनका दिया हुआ संबल और अपनत्व ताउम्र क्या मैं भूल सकूंगी। उस संबल से ही तो रवि को जीवन दान मिला था। उनके ऑपरेशन के बाद मुझे एहसास हुआ कि कितना कुछ गुजर गया था। मृत्यु को इतने करीब से देखकर अब भी मन भयभीत और उद्वेलित था। जीवन की क्षणभंगुरता शिद्दत से महसूस हो रही थी। लग रहा था कि क्यों इंसान व्यर्थ की विकृतियां मन में पालता है। आधी रात में घबराए हुए अंकुर और सौम्या सिंगापुर से वापस लौटे। आते ही उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। 10 दिन हॉस्पिटल में रहकर हम घर आ गए। आज मुझे प्रतीत हो रहा है इस एक्सीडेंट के बहाने नियति ने मेरी अंतरात्मा के द्वार पर दस्तक दी थी। मेरी सोती हुई संवेदनाओं को जगाया था। बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी मैं कीर्ति जी के इस ऋण को कभी चुका नहीं सकती थी। विचारों के गलियारे से बाहर आई तो शाम हो चली थी। अंकुर और सौम्या ऑफिस से आए तो रवि ने अंकुर को अपना मोबाइल देते हुए कहा, बेटे, कीर्ति जी ने मुसीबत में कितना पैसा खर्च किया है, मेरे अकाउंट से उन्हें वह पैसे भेज दो। अरे पापा, हॉस्पिटल से आते ही मम्मी ने वह पैसा उन्हें लौटा दिया था। शायद वह आपको बताना भूल गई। अंकुर ने बताया। अंकुर के वहां से जाते ही रवि ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, मधु, सुबह मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें इतना कुछ कहा, फिर भी तुम खामोश रही, मेरा विरोध नहीं किया। क्योंकि मैं उसी के योग्य हूं, मैंने भर्राए स्वर में कहा। नहीं मधु, मुझे और शर्मिंदा मत करो। यह कहते हुए रवि ने स्नेह से मेरा हाथ थाम लिया। उनके सुखद स्पर्श की गर्माहट से मेरे मन की समस्त वेदना पिघल गई। अभी आप सुन रहे थे रेणु मंडल जी की लिखी कहानी चुभन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।